कर गए जो प्राण का अपने हवन, भारती के उन शहीदों को नमन, भारती के उन शहीदों को नमन। ध्वस्त युद्धक उपकरण करते गए, विजय के पथ पर चरण धरते गए, जिनके कारण विजय ध्वज फहरा गगन, भारती के उन शहीदों को नमन, भारती के उन शहीदों को नमन। प्राण दे जिनने बचाया ये चमन, भारती के उन शहीदों को नमन, भारती के उन शहीदों को नमन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमामी नाज़रीन और सामीन को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद पेश करते हैं और इस बात की अपील करते हैं कि क़ुरबानी इखलास के साथ की जाए। इसके अंदर दिखावा, नमूद और रिया का शायबा नहीं होना चाहिए और इसके अंदर अपने ग़ुरबा, मसाकीन, रिश्तेदारों को भी इस खुशी में शामिल कीजिए। और साथ में एक ख़ास बात याद करना है कि क़ुरबानी के वो अज़ा, वो आर्गन जो इस्तेमाल नहीं होते हैं, उनके ताल्लुक़ से हर ईमान वाले की अखलाक़ी ज़िम्मेदारी बनती है कि उनको पब्लिक पैलेस पर ना फेंके, बल्कि नगर निगम की तरफ से, हमने नगर निगम से भी कहा है, कलेक्टर और कमिश्नर साहब से भी बात हुई है कि वो हर महल्ले के अंदर, हर ऐसी आबादी में यहाँ पर कि क़ुरबानियाँ होती हैं, वहाँ पर स्पेशल ट्राली का इंतज़ाम किया जाए। तो आप हज़रात से ये कहना है कि उन आर्गन को, नाज़ा को ट्राली में ले जाकर ही डालें। आप अगर सामने डालेंगे, रोड पर डालेंगे तो दूसरों को तकलीफ़ होगी। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना फरमाया है, बल्कि आपने कहा है कि रास्ते में अगर कोई तकलीफ़ दे चीज़ है तो उसको रास्ते से हटाकर फेंक दो, इसमें भी तुमको सदक़े का सवाब मिलेगा। तो इसलिए तमाम ही नाज़रीन, ईमान वाले भाइयों से ये बात कही जाती है कि क़ुरबानी के 3 दिन 10, 11, 12 इसका पूरा ख्याल रखें कि हमारे शहर के अंदर सफाई सुथराई रहे और हमारे किसी अमल से नमस्कार दर्शकों, कार्यक्रम कानूनी सलाह में आपका फिर स्वागत है। आज हम बात करें श्रम कानून पर। बातचीत के लिए हमारे साथ हैं पीठासीन अधिकारी श्रम न्यायालय भोपाल श्रीमती संगीता भारती राठौर जी। भारती मैम, कार्यक्रम कानूनी सलाह में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, जैसा कि हमारा आज का विषय है श्रम कानून, तो श्रम कानून में क्या क्या आता है और कौन से केसेस आते हैं श्रम कानून के अंतर्गत, और इसमें किसी भी श्रमिक को क्या क्या सुविधाएं दी गई, यदि महिला श्रमिक है तो उनके लिए क्या प्रावधान किए गए हैं, छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए क्या प्रावधान किए गए हैं, और ये कानून किस तरह से श्रमिकों को सुरक्षा प्रदान करता है और उनके भविष्य को ध्यान में रखकर इसमें क्या क्या चीज़ें कानून में की गई हैं, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। कार्यक्रम शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि हमारे ये कार्यक्रम लाइव फोन इन कार्यक्रम है और इसके माध्यम से आप सीधे हमसे जुड़कर सवाल कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-233-0040। दूसरा नंबर है 0755266049। टेलीफोन नंबर एक बार फिर नोट करें, 1800-233-0040, 0755266049। आइए कार्यक्रम शुरू करते हैं। मैडम, जैसा कि हमारा आज का विषय है श्रम कानून, तो पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि श्रम कानून है क्या और इसमें किस तरह के प्रावधान किए गए हैं। देखिए चित्रा, श्रमिक समाज का महत्वपूर्ण अंग है एवं किसी भी देश की व्यवस्था एवं अर्थव्यवस्था एवं विकास के लिए श्रमिकों का महत्वपूर्ण योगदान है।
किसी भी देश की आर्थिक स्थिति वहाँ के श्रमिकों की क्या स्थिति है इस पर निर्भर करती है। वास्तव में श्रम विधान जो है एक सामाजिक विधान का ही अंग है, जिसका मुख्य उद्देश्य उद्योगों के प्रसार करना, श्रमिकों की स्थिति में सुधार करना, उनको श्रम अधिकारों की जानकारी देना, श्रम संबंधों का विकास करना, श्रमिकों में शोषण से मुक्ति दिलाना है। जी, जैसा कि आपने बताया कि जो श्रम कानून है उसका उद्देश्य है कि श्रमिकों का विकास करना, उनकी सुविधाओं का ध्यान रखना और उनको एक प्लेटफॉर्म देना है कि जहां वो एक अच्छे से जीवन यापन कर सकें। उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखा गया है। आपने बात करी कि श्रमिकों की सुरक्षा, सभी चीज़ों को इसमें ध्यान में रखा गया है। तो अगर हम बात करें सुरक्षा की, तो सुरक्षा के लिए क्या विशेष प्रावधान किए गए हैं? देखिए चित्रा, इसमें महिलाओं एवं बच्चों को विशेष प्रावधान किए गए हैं। इसमें महिलाओं को समान कार्य के लिए समान वेतन की प्रावधान किए गए हैं। कई बार ऐसा होता है कि श्रमिक, जो महिला श्रमिक होती हैं उनको कम वेतन दिया जाता है और पुरुषों को अधिक वेतन दिया जाता है, जबकि उनके कार्य की प्रकृति एक समान होती है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें समान वेतन नहीं दिया जाता है। यदि इस प्रकार से कहीं होता है तो यह गलत हो रहा है। तो इस चीज़ को रोकने के लिए शिकायत की जा सकती है कहीं पर भी, और श्रम न्यायालय में इसके लिए आ सकते हैं। मैडम, आपने बताया कि सुरक्षा से संबंधित हम महिलाओं की सुरक्षा की बात कर रहे हैं, तो सुरक्षा के लिए ऐसी कौन सी चीज़ इस कानून में की गई है कि महिलाओं के साथ कोई किसी तरह का उत्पीड़न ना हो? श्रम कानूनों में, भारतीय कारखाना अधिनियम में इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखा गया है कि महिलाएं अंधेरे के समय कार्य न करें। इसलिए 7:30 बजे से प्रातः सुबह 6 बजे तक महिलाओं को कार्यस्थल पर कार्य करने से प्रवेश वर्जित किया गया है, ताकि उन्हें किसी प्रकार का उत्पीड़न का सामना न करना पड़े। जी, आपने बताया कि शाम को 7 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक का समय कानून में किया गया है। जी हाँ। कि कोई भी महिला श्रमिक काम नहीं करेगी किसी ऐसे कार्यस्थल पर, फैक्ट्री में या कहीं भी, कि जहां उसके उत्पीड़न की संभावना हो। बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छा ये एक कानून में प्रावधान किया गया है। अब हम बात करते हैं कि किसी जो श्रमिक है उसकी यदि दुर्घटना में मृत्यु होती है या उसको कोई चोट लगती है, गंभीर चोट लगती है, उसका अंग भंग हो जाता है, इस तरह की कोई अगर उसको क्षति होती है, तो ऐसी स्थिति में उसके परिवार को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए क्षतिपूर्ति का क्या प्रावधान किया गया? इस संबंध में कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम है, जिसमें यदि किसी कार्यस्थल पर कोई कर्मचारी क्षतिग्रस्त हो जाता है या किसी स्थायी रूप से विकलांग हो जाता है, तो उसमें जो उसे मूल वेतन प्राप्त होता है उसका 60% वेतन एवं उसका जो उम्र है उसका एक गुणांक निकाला जाता है और उसे या उसके आश्रितों को इस प्रकार से प्रतिकर। कॉलर लाइन पे हैं, सागर से, हम उनका सवाल लेते हैं, फिर चर्चा पे वापस आएंगे। हरि कुमार जी, कार्यक्रम कानूनी सलाह में आपका क्या पूछना चाहते हैं? हेलो। हाँ बताइए हरि कुमार जी, स्वागत है आपका। मैम, हम MES में काम करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे। काय में काम करते हैं? मिलिट्री की सर्विस है, इसमें कुछ गवर्नमेंट ठेकेदार होते हैं जी। हाँ आगे बताइए। तो हमारे को लटका दिया जाता कि बिल पेमेंट नहीं हुआ या ये नहीं हुआ, वो नहीं हो, तो हमारी पेमेंट को कम से कम 5-5, 6-6 महीने ब्रेक कर दिया जाता है जी। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? इसके लिए आप औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत श्रमायुक्त के यहाँ दावा पेश कर सकते हैं। फिर श्रमायुक्त के यहाँ दावा पेश करने, कुछ इसमें एग्रीमेंट टाइप का नहीं होता है, क्योंकि हम जब काम करते हैं ना तो डायरेक्ट हम काम करते हैं। जी हाँ। तो कुछ उसमें एग्रीमेंट टाइप का नहीं होता कि आप इतने दिन बाद पेमेंट देंगे, लेकिन क्या वो हमें ब्रेक कर देते हैं? नहीं, भले ही वो ब्रेक कर देते हैं, लेकिन यदि आप वहाँ कुछ रजिस्टर वगैरह कुछ मेंटेन करते होंगे वो, तो उसके बारे में आप जानकारी ले सकते हैं उनसे। कहीं कुछ साइन करवाते होंगे आपसे, जब आपको वेतन दिया जाता है तो आपसे कहीं हस्ताक्षर कराए जाते होंगे। हाजिरी रजिस्टर होता है, उस पे साइन हो जाते हैं। हाँ, तो आप हाजिरी रजिस्टर है उसकी प्रतिलिपि ले सकते हैं और श्रमायुक्त के यहाँ आप दावा पेश कर सकते हैं कि मेरा इतने समय का वेतन मुझे नहीं दिया गया है या अत्यधिक, इस तरीके से आप शिकायत कर सकते हैं। फिर वहाँ से श्रमायुक्त के यहाँ से लेबर कोर्ट में केसेस रेफ़र किए जाते हैं
फिर वे प्रकरण हमारे यहाँ चलते हैं, फिर हम उस पर सुनवाई करते हैं। हरी कुमार जी, जैसा कि मैडम ने बताया कि यदि ऐसी कोई स्थिति होती है तो आपकी जो भी हाजिर रजिस्टर, जो भी इस चीज़ का प्रमाण है कि आप वहाँ कार्य करते थे, उस प्रमाण के साथ आप जो श्रमायुक्त थे उनके यहाँ जाएं और वो फिर वो प्रकरण को जो श्रम न्यायालय है वहाँ पर ट्रांसफ़र कर देते हैं। वहाँ पर ऐसे केसों की सुनवाई होती है और उस पर फिर जो भी विचारण होता है उस पर उसकी कार्रवाई की जाती है। जी मैडम, हम बात कर रहे थे कि कोई भी अगर दुर्घटना होती है, किसी की मृत्यु होती है कार्य करने के दौरान किसी श्रमिक की कार्यस्थल पे, या उसको गंभीर क्षति होती है, परमानेंट डिसेबिलिटी आ जाती है, तो ऐसी स्थिति में क्या क्षतिपूर्ति का प्रावधान है? यदि किसी कार्यस्थल पर कोई कर्मचारी दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है जी, या स्थायी रूप से अपंग हो जाता है जी, तो उसको 50% वेतन, उसका जो कुल 50% वेतन था उसके बराबर की रकम और सुसंगत गुणांक से गुणित करके उसे प्रतिकर के रूप में प्रदान की जाती है। इसी प्रकार यदि कार्यस्थल पे किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है जी, तो उसके जो आश्रित होते हैं उनको 50% राशि और उसका सुसंगत गुणांक करके उसको प्रतिकर की राशि उपलब्ध कराई जाती है। इसके अलावा यह भी प्रावधान है कि यदि उसकी जो अंतिम संस्कार में जो भी राशि लगी है वह उसको 5,000 रुपये तक की राशि उसके आश्रितों को दी जा सकती है। जी मैडम, इस बीच एक और कॉलर लाइन पे हैं, हम उनका सवाल लेते हैं, फिर चर्चा करेंगे। पप्पू जी, कार्यक्रम कानूनी सलाह में आपका स्वागत है। बताइए क्या पूछना चाहते हैं? हाँ, लगता है हमारा संपर्क कट गया है। आप बता रही थी कि क्षतिपूर्ति का जो प्रावधान है वो मल्टीप्लायर से लगता है, तो ये मल्टीप्लायर में किन चीज़ों पे बेस होता है मल्टीप्लायर? एक तो जो कर्मचारी को उस समय लास्ट जो वेतन मिल रहा था उसका वो वेतन देखा जाता है। उसके अलावा उसकी मृत्यु के समय या दुर्घटना के समय जो आयु थी उसका गुणांक करके फिर निकाला जाता है, फिर उसे प्रतिकर दिलाया जाता है। जी मैडम, कई बार हम सुनते हैं, ऐसा सुनने में आता है कि जो महिला श्रमिक है उसको वेतन कम दिया जाता है, जो पुरुष श्रमिक है उनको उसी कार्य के लिए ज़्यादा राशि दी जाती है जबकि महिलाओं को कम दी जाती है। तो ये भेद आखिर क्यों है और क्या ऐसा होना जायज़ है? यदि कहीं ऐसा होता है तो वो महिला श्रमिक क्या कर सकती है? देखिए, कानून में तो किसी भी प्रकार से लैंगिक भेदभाव नहीं रखा गया है और समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 के तहत महिला एवं पुरुषों दोनों को समान वेतन के प्रावधान है। यदि कहीं इस तरह का होता है कि महिलाओं को कम वेतन दिया जा रहा है तो ये गलत हो रहा है और इसकी शिकायत कहीं लेबर इंस्पेक्टर को की जा सकती है। जी चलिए दर्शकों, हम आपको बता दें कि अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम चर्चा पे वापस आएंगे। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। हेलो, कौन? नमस्कार मैडम जी हम 10 वही जो बच्चों को देते हैं बड़ा का। सोचा आपको बता दें कि हम फिर मिलने आ रहे हैं आपके बच्चे से, उसकी तबीयत बिगाड़ेंगे। दस्त ऐसे दस्तक देकर नहीं आते, तो दस्त के लिए तैयार रहना। घर में ORS और जिंक है ना? दस्त की इलाज में देरी हुई तो शरीर में पानी और पोषण की कमी जानलेवा हो सकती है। इसलिए दस्त शुरू होते ही ORS और जिंक शुरू करें। दस्त के लिए तैयार रहना। घर में ORS और जिंक है ना? ई शॉपिंग साइट पर श्वेता ने देखा एक सुंदर हार। उसका डिजाइन देखकर हो गई वो बेकरार। झटपट उसने बुक किया और एडवांस में पेमेंट किया। लेकिन ये क्या, ये नहीं था वो हार जिससे श्वेता को हुआ था प्यार। शॉपिंग साइट के इस व्यवहार से श्वेता तो हुई हैरान परेशान। आप भी शॉपिंग साइट से खरीदारी करते समय रहें सावधान। जानें उनके नियमों को, टर्म्स एंड कंडीशंस का रखें ध्यान। जागो ग्राहक जागो। एक जाबाज जो दे जंगल के नियमों को चुनौती, जुड़ रहा है दुनिया के सर्वश्रेष्ठ प्रजातंत्र के प्रधानमंत्री से। देखिए, भारतीय इतिहास में पहली बार एक अनोखा अनदेखा मिलाप। हैवेल्स और इंडियन ऑयल को प्रेजेंट्स मैन वर्सेस वाइल्ड। देखिए बेयर ग्रिल्स और प्राइम मिनिस्टर मोदी को 13 अगस्त मंगलवार रात 9 बजे DD नेशनल पर। दर्शकों, आइए अब हम आपको कुछ गुमशुदा व्यक्तियों के बारे में जानकारी दे दें। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये नेहा तिवारी, उम्र 23 साल, कद 5 फीट 1 इंच, रंग गोरा, चेहरा गोल,
बदन निकहरा, सलवार सूट पहने और भोपाल से लापता हैं। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये रक्षा चौहान, उम्र 25 साल, कद 5 फीट 3 इंच, रंग गोरा, चेहरा लंबा, बदन निकहरा, सलवार सूट पहने हैं और भोपाल से लापता है। इनके बारे में यदि कोई भी आपको जानकारी मिलती है तो आप इस पते पर सूचित करें। कार्यालय उप पुलिस अधीक्षक, जिला अपराध शाखा, MP नगर, भोपाल। फ़ोन नंबर 0755-244-3212। दर्शकों, एक बार फिर हम आपको बता दें कि आज हम बात कर रहे हैं श्रम कानून पर। बातचीत के लिए हमारे साथ हैं पीठासीन अधिकारी श्रम न्यायालय भोपाल श्रीमती संगीता भारती राठौर जी। आइए चर्चा जारी रखते हैं। हम चर्चा कर रहे हैं श्रम कानून पर। मैडम, जैसा कि हम ब्रेक पे जाने से पहले चर्चा कर रहे थे कि जो इस बीच एक कॉलर लाइन पे आ गए हैं मंदसौर से हरिनारायण जी, हम उनका सवाल लेते हैं। हरिनारायण जी, कार्यक्रम कानूनी सलाह में आपका स्वागत है। बताइए क्या पूछना चाहते हैं। जी साहब, मेरा मैडम से प्रश्न है जी कि ये जो श्रम कानून बता रही है, असंगठित क्षेत्र के लिए कौन कौन से कानून हैं? क्योंकि आजकल क्या कारखाने वाले ठेकेदार के माध्यम से श्रमिकों को लेते हैं, अपना श्रमिक बताते ही नहीं, अपना कर्मचारी बताते ही नहीं है, और उनपे वो कहते हैं कि ये तो हमारे कर्मचारी ही नहीं, ठेकेदार मनमानी करता है। तो असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए क्या क्या कानून लागू होंगे, प्लीज बताइए। थैंक यू। असंगठित क्षेत्र के लिए भी यही कानून है, और केवल इसके लिए इतना कहना काफ़ी है कि 240 दिन आपने काम किया हो तो आप किसी भी तरीके से कोर्ट में केस ला सकते हैं। इसके लिए संगठित और असंगठित होना आवश्यक नहीं है। मतलब अगर ये कोई ठेकेदार के माध्यम से, इनका सवाल ये था कि ठेकेदार के माध्यम से जो श्रमिक हैं उनको रखा जाता है, और आजकल जो ठेकेदार हैं वो बताते नहीं कि ये हमारा श्रमिक है। तो ऐसी स्थिति में यदि व्यक्तिगत रूप से यदि कहीं ये कार्य करता है तो क्या उनको ये सारे अधिकार जो इस कानून में मिलेंगे? हाँ, सभी के लिए ये कानून है। उसके लिए यदि ठेकेदार के माध्यम से काम कर रहे हैं या व्यक्तिगत रूप से कर रहे हैं, वो भी कोर्ट में आ सकते हैं। जैसा कि अभी मैडम ने बताया कि इसमें ये भेद नहीं है कि कोई संगठित है या असंगठित है, वहाँ पर सिर्फ श्रमिक होना ही काफ़ी है। पर मैडम ने बताया कि 240 दिन कार्य करना आवश्यक है किसी भी स्थल पर, तभी आप उस श्रेणी में आएंगे कि आप कोई क्लेम कर सकें। मैं ठीक कह रही हूँ? जी हाँ। तो अगर 240 दिन अगर आपने काम किया है और उसके बाद आपके साथ कुछ होता है तो ये जो कानून है इसके सारे प्रावधान आपके लिए भी वही है। स्थायी श्रमिक माना जा सकता है। आपको स्थायी श्रमिक के रूप में माना जाएगा। इस बीच एक और कॉलर लाइन पे है नंद स्वरूप जी। कार्यक्रम कानूनी सलाह में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या पूछना चाहते हैं। हाँ, नमस्ते मैडम। नमस्कार सर, मैं नंद स्वरूप मिश्रा हूँ, बाराबंकी गांव बसौली पड़ता है, उत्तर प्रदेश। मैं जानना ये चाहता हूँ कि जो ये दो प्रकार के सैनिक होते हैं, एक प्राइवेट सेक्टर में होते हैं, सरकारी सेक्टर में होते हैं, और उसमें 3 प्रकार के काम करते हैं। एक रेगुलर होते हैं, एक संविदा कर्मी होते हैं, और तीसरे ठेकेदारी प्रथा में काम करते हैं। तो अगर किसी के साथ कोई दुर्घटना होती है तो क्योंकि 3 कैटेगरी के लोग होते हैं तो इनको एक ही प्रकार का कानूनी लाभ मिलेगा कि इनको अलग अलग से कोई लाभ मिलेगा? नहीं, यदि इन तीनों प्रकार के कर्मचारियों के साथ किसी भी प्रकार की दुर्घटना होती है तो सभी को एक समान लाभ मिलेगा। उसके लिए कोई कानून में अलग अलग प्रावधान नहीं है। नंद स्वरूप जी, जैसा कि मैडम ने बताया कि किसी भी श्रेणी के व्यक्ति को अगर कभी कोई दुर्घटना या उसके साथ कुछ क्षति होती है तो लाभ में कोई भेद नहीं है। लाभ उनको वही मिलेगा जो इस कानून में दिया गया है। इस कानून के आधार पर, इस कानून के तहत सभी को समान माना गया है। सभी को समान माना गया है। अब मैडम हम बात कर रहे हैं श्रमिकों की, तो कई बार ये सुनने में आता है कि श्रमिक के यहाँ से अब जैसे अनपढ़ हैं कई लोग, नहीं समझ में आता उनको कैसे करें, और उनके पास कोई व्यक्ति नहीं होता कि जो उनके लिए खड़ा हो जाए। तो ऐसी स्थिति में अगर वो प्रकरण दायर कोई करना चाहे तो कौन कर सकता है? कौन किसी श्रमिक के लिए प्रकरण दायर करने की पात्रता रखता है? कोई भी श्रमिक सीधे श्रम न्यायालय में वाद दायर कर सकता है। इसके अतिरिक्त यदि श्रमिक संघों के माध्यम से वह अपने प्रतिनिधि के रूप में भी वाद ला सकता है। इसके अलावा अपने अधिवक्ता के माध्यम से केस लेके आ सकता है। कई बार ऐसी स्थिति भी होती है कि श्रमिकों को कानूनी उसके बारे में जानकारी नहीं होती है। वो कोर्ट में आते हैं, फिर पूछते हैं कि मैडम हम क्या करें, हमारे साथ ऐसी ऐसी समस्या हो गई है। तो हम कई बार उनको इस कानूनी सलाह दे देते हैं, और यदि इस तरह की है कि लेबर इंस्पेक्टर को उसमें जांच करने की आवश्यकता है तो हम लेबर इंस्पेक्टर के माध्यम से
उनको जानकारी दिलवाते हैं और इस तरीके से केस दर्ज करवा देते हैं कई बार। तो कोई भी श्रमिक, इसके लिए कोई ऐसा आवश्यक नहीं है कि एडवोकेट ही हो। श्रम न्यायालय में कोई भी श्रमिक सामान्य रूप से आ सकता है। मैडम, कई महिलाएं होती हैं जो कि कार्य करती हैं, महिला श्रमिक होती हैं, और बहुत बार हम भी देखते हैं, हम रास्ते में आते जाते देखते हैं कि रोड पर कोई काम चल रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो कपड़े के झूले में उनको लिटाया हुआ है। तो जहाँ छोटे बच्चे हैं किसी महिला श्रमिक के साथ, और बहुत ही छोटे बच्चे, 6 महीने का बच्चा है, 3 महीने का बच्चा है, तो ऐसी महिला श्रमिकों के बच्चों की सुरक्षा के लिए कानून में क्या प्रावधान किया है, इस कानून में, और उस महिला के लिए क्या प्रावधान किया गया है यदि वो कार्यस्थल पर है तो? इन सभी चीज़ों को दृष्टिगत रखते हुए भारतीय कारखाना अधिनियम में महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। वे कारखाने जहां 30 से अधिक महिलाएं हैं और उनके 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं, उनके लिए एक विशेष साफ सफाई युक्त कमरे की व्यवस्था की गई है और उसमें एक प्रशिक्षित स्त्री का नियुक्ति की जाएगी जो कि समय समय पे उन बच्चों की उनकी देखरेख करेंगी और उनके कपड़े वगैरह, जैसे कई बार बच्चे गीला कर देते हैं, गंदे हो जाते हैं, या दूध बिखेर दिया, कई बार वोमिटिंग वगैरह कर देते हैं, तो समय समय पे उनकी देखरेख करती रहें, उनको साफ़ सफाई का ध्यान रखें। इस हेतु एक प्रशिक्षित स्त्री की व्यवस्था की जाएगी। और उसके अलावा यह भी प्रावधान किए गए हैं कि जहाँ तक हो सके वो जो कारखाना नियुक्त हैं उनके बच्चों के लिए मुफ्त में दूध मुहैया कराएं। ऐसी भी स्थिति होती है कि कई बार छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो बच्चों को माँ के दूध की आवश्यकता होती है। बिल्कुल। तो समय समय पे वे महिला श्रमिक फीडिंग करा सकें, इसके लिए छोटे छोटे अंतरालों में उनको फीडिंग कराने के प्रावधान दिए गए हैं। मतलब उस समय में उनको उतना विराम देना आवश्यक है। इसके लिए बच्चों को दूध पिलाने से रोका नहीं जा सकता है। जी बिल्कुल। मतलब बच्चों के स्वास्थ्य को इसमें बहुत ध्यान दिया गया है कि चाहे वो कोई भी बच्चा हो, वो जो उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट है उससे वो वंचित नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रावधान किया गया है इसमें। मैडम, महिलाओं की जब हम बात करते हैं तो कई सारी चीज़ें उनके साथ होती हैं। कई बार महिला उत्पीड़न को लेकर भी सवाल उठते हैं, तो महिलाओं को उत्पीड़न से बचाने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए इस कानून में क्या विशेष रूप से प्रावधान किए गए हैं? इसमें ये व्यवस्था की गई है कि जहाँ कई बार होता है कि कारखानों में बहुत देर तक काम चलता रहता है जी, और महिला श्रमिक वहाँ कार्य करती रहती हैं, लेकिन उनको अधिकतर उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। इसलिए इन महिलाओं को उत्पीड़न से रोकने के लिए 7:30 बजे से प्रातः 6 बजे तक कार्यस्थल पर प्रवेश से वर्जित किया गया है, ताकि महिलाओं के साथ किसी प्रकार का उत्पीड़न न हो और कोई अनहोनी ना हो। जी बिल्कुल। मैडम, हम जहाँ महिलाओं की बात कर रहे हैं तो बाल श्रमिक भी आते हैं इस कानून के अंतर्गत। हम बच्चों की बात करें, कई बार हम देखते हैं कि होटल में एक छोटा सा बच्चा बर्तन मांज रहा है, कपड़े धो रहा है, ऐसे देखने में आता है। कई बार माएँ अपने बच्चों को घर के काम के लिए साथ में लेकर आती हैं, काम करती हैं। तो जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, उनके लिए क्या आयु सीमा है कि कितने साल के बच्चे किस तरह के कार्य कर सकते हैं और कौन से बच्चे हैं जिनसे कार्य नहीं कराया जा सकता? देखिए, इस हेतु बाल श्रम अधिनियम बनाया गया है जिसमें 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे, उन्हें किसी भी प्रकार की उपजीविका या प्रक्रिया में या संकटमय नियोजन में नहीं लगाया जा सकता है। कई बार हम देखते हैं कि बहुत जहाँ विस्फोटक कार्य हो रहे हैं या खतरनाक मशीनें हैं या गैस प्लांट वगैरह हैं, वहाँ पे बच्चों को लगा दिया जाता है। लेकिन यदि इस तरह के काम वहाँ कराए जाते हैं बच्चों से, तो उसमें 20,000 से 50,000 रुपये का जुर्माना और 2 वर्ष तक की सज़ा के प्रावधान है यदि कहीं इस तरीके से बच्चे कार्य करते हुए पाए जाते हैं। जी, तो ये तो हैज़ार्डस और जहाँ जान जोखिम की बात है, पर सामान्य रूप से यदि कोई बच्चे काम करते हैं तो उसके लिए क्या कोई आयु है कि इस आयु तक के बच्चे ये काम कर सकते हैं? क्योंकि कई बार घर परिवार की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं होती कि अकेली महिला है तो घर चला सके, या अकेले पुरुष के साथ नहीं चल सकती। तो कम आयु के बच्चे हैं, जैसे संकटमय नियोजन नहीं है तो बच्चे कार्य कर सकते हैं, लेकिन कोई भी कार्य इस तरीके का नहीं होना चाहिए कि उनकी जान जोखिम में पड़ जाए। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है।
जी। तो उसके लिए लेबर इंस्पेक्टर समय समय पे चेक करते रहते हैं जी। और उन प्रकरणों को फिर सीजेएम के यहाँ प्रस्तुत किया जाता है। जी मैडम, इस कानून की जब हम बात करते हैं तो सबसे बड़ा सवाल ये निकल कर आता है कि आखिर इस कानून के बारे में जो श्रमिक वर्ग है उसको कितनी जानकारी है, कितना अवेयर है वो अपने अधिकारों को लेकर? समय समय पे श्रम संगठनों के माध्यम से और श्रमिकों को इस बारे में जानकारी दी जाती है, लेकिन फिर भी अभी भी देश में श्रमिकों को इसके बारे में अधिकतर जानकारी नहीं है और बहुत शोषण होता है। इसकी बहुत अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। अभी ज़रूरत है कि लोगों को जागरूक करने के लिए सरकार को इस दिशा में कदम उठाने जी हाँ, बहुत ज़रूरत है, क्योंकि बहुत ज़्यादा शोषण होता है। कर्मचारियों को इस बारे में पता नहीं होता है कि उनके अधिकार क्या हैं और उनको क्या सुविधाएं मिलना चाहिए, किस तरीके कितने घंटे उनसे काम लिया जाए जी। तो किस तरीके के कितने घंटे में, अभी भी हम बड़े बड़े उसमें भी देखते हैं कि उनसे 11-11, 12-12 घंटे काम लिया जाता है जी। और जिससे और बहुत कम वेतन पे काम किया जाता है। बंधुआ मजदूर रखे जाते थे पहले भी जी। और अभी भी इसी तरह की स्थिति हम कई जगह देखते हैं जी। तो अभी भी श्रमिकों को अपने अधिकारों के बारे में जागरूक होने की जरूरत है। मैडम, एक चलते चलते एक सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि हम आए दिन सुनते हैं कि लोक अदालत के माध्यम से प्रकरणों का निराकरण होता है, तो क्या श्रम न्यायालय में भी लोक अदालत के माध्यम से प्रकरणों का निराकरण होता है? संक्षिप्त में जानना चाहेंगे, बहुत संक्षिप्त में। हाँ जी हाँ, हर 3 महीने 4 महीने में लोक अदालत लगती है, नेशनल लोक अदालत लगती है। उसके अलावा हर महीने के अंतिम शनिवार को लोक अदालत लगती है, जिसमें इस तरह के केसेस का निराकरण किया जा सकता है। श्रम कानून से संबंधित जी हाँ, प्रकरणों का निराकरण होता है। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपने इस कानून के बारे में हमारे दर्शकों को जानकारी दी। दर्शकों, जैसा कि हमने आज के कार्यक्रम में देखा कि श्रमिकों के अधिकार तो बहुत हैं और बहुत सी चीज़ों को ध्यान में, बच्चों को भी ध्यान में रखा गया है, महिलाओं को भी और पुरुषों को भी, पर ज़रूरत है उनमें कहीं ना कहीं जागरूकता लाने की। अभी भी बहुत अभाव है और उन्हें नहीं पता कि उनके क्या अधिकार हैं, उनका उपयोग वो कैसे करें। हमें उम्मीद है कि आज के इस कार्यक्रम से हमारे बहुत से श्रमिक संगठन और जो श्रमिक वर्ग है वो लाभ ले सकेगा। अगले अंक में फिर किसी नए विषय के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे, तब तक के लिए आगे दीजिए, नमस्कार।